बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियडिसिटी के रिलेटेड क्वेश्चन और पीरियाडिक टेबल के रिलेटेड। ठीक है, तो पहले भी वीडियो लेक्चर इसी यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री पे पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ टेस्ट भी टफ बनाए जाते थे, अब थोड़ा पैटर्न भी चेंज किया है जो टेस्ट बनाने के हवाले से भी, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये अभी ही कुछ दिन पहले ही हमारा ये सेशन स्टार्ट हुआ है, जिसका ये पहला टेस्ट है। और बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि विच वन इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसमें पहला है टिन का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फिर टिन का ऑक्साइड है। तो ये सभी एम्फोटेरिक हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अच्छी इसमें ना कुछ और एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं, ये भी याद रख लें, जैसे जिंक ऑक्साइड है, ठीक है ना। इसी तरह लेड ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेड मोनो ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास कैडमियम का ऑक्साइड है, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो यूरेनियम के बाद आते हैं। ये तकरीबन सारे ही सिंथेटिक एलिमेंट हैं और इनमें इनके एटॉमिक नंबर 93 से स्टार्ट होते हैं। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट यानी दोज एलिमेंट विच कम्स आफ्टर यूरेनियम कॉल्ड ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। और इसमें यानी 93 से 103 तक ही आएंगे एफ ब्लॉक में, और फिर आगे 104 से ऑनवर्ड जो है वो डी ब्लॉक में आएंगे, ठीक है। लेकिन इनका पीरियड जो है वो 6 ही है, 6 पीरियड में है। और ये पूछ सकते हैं कि ये किस ब्लॉक में है, तो ये हमारे पास दोनों जो हैं डी ब्लॉक में भी एग्जिस्ट करते हैं और एफ में भी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन फ्रॉम यूनी नेगेटिव आयन। यानी जब कोई हमारे पास यूनी नेगेटिव आयन बन चुका होगा तो उससे हमने डाई नेगेटिव आयन बनाना है, तो वो हमारे पास प्रोसेस क्या होगा, तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। वैसे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी ना, जैसे एक जैसे ऑक्सीजन मान लें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या बनेगा, O-1 बनेगा, ठीक है ना। लेकिन फिर से एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो इनर इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, जिस वजह से हमें वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी दरकार होगी। इस वजह से जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह लें, ठीक है, ये पॉजिटिव होती हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए फ़र्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -141 और सेकंड जो है वो ऑलमोस्ट है 780 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। तो फार्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन फ्रॉम यूनी नेगेटिव आयन, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मीथेन। तो मीथेन में चूँकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है। तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो 4 हाइड्रोजन हैं, तो इन पे 4 हाइड्रोजन पे +4 चार्ज होगा, तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर -4 होगा, इस लिहाज से -4। अगर CCl4 की बात करें तो इसमें, ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब यहाँ पे कार्बन का +4 है, ठीक है ना, लेकिन मीथेन में पूछा गया तो वो क्या होगा, -4 होगा। विच आयन हैज़ हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है, जिसको हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी कहते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिपेंड करती है चार्ज टू साइज़ रेशो पे। जितना चार्ज अब इन हमारे पास जो आयन है, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, सभी पे चार्ज तो सेम है, लेकिन जिसका साइज़ डिफरेंट है, तो जिसका साइज़ हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी पूछा गया ना, तो जिसका हमारे पास साइज़ कम होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो इसमें फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड आर ऑब्जर्व व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन, ठीक है ना। ये एंथैल्पी चेंज में कभी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो इसमें होगा 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिज़ॉल्व इन वाटर टू फॉर्म इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो इसका फ्लोराइड होगा। नेक्स्ट विच वन इज़ पोलर हाइड्राइड,
ठीक है ना। तो हमारे पास इसमें ये हैलाइड्स हैं, तो इस तरह ना कोवलेंट करेक्टर जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ करता है। सॉरी, कोवलेंट करेक्टर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है और टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ करता है। टॉप कोवलेंट करेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास इनकी अगर पोजीशन देखें तो ये आता है सिलिकॉन, उसके बाद है फास्फोरस, फिर आता है सल्फ़र। ठीक है ना, यहाँ पे सल्फ़र आ गया और इसके बाद ये ऑक्सीजन तो यहाँ पे ऊपर है। तो ऑक्सीजन के कंपाउंड तो ये सबसे कम पोलर नेचर इसकी होगी, कोवलेंट इन नेचर होगा। तो पोलर नेचर जो है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क ऐसे ना डिक्रीज़ कर रहा होता है, क्योंकि हैलोजन भी आगे आ रहे हैं तो उनकी ज़्यादा है, तो इस पर सल्फ़र से यहाँ पे कम डिफरेंस होगा। सिलिकॉन के साथ जो होगा ना हैलोजन बॉन्ड, क्लोरीन का बॉन्ड, तो ये ज़्यादा पोलर होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क ज़्यादा है। तो इसका होगा SiCl4, इसको साइलेन भी कहते हैं। सॉरी, SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। साइलेन होता है SiH4, ठीक है ना। विच वन इज़ नॉट एम्फोटेरिक हाइड्राइड, तो इसमें हमारे पास बेरिलियम, कैडमियम एम्फोटेरिक है। मैग्नीशियम जो है ये भी हमारे पास एम्फोटेरिक हाइड्राइड है, इसका नन ऑप्शन होगा। ठीक है, ये सभी एम्फोटेरिक हाइड्राइड हैं, तो यहाँ पे नॉट पूछा गया तो इस लिहाज से नन होगा। विच हैज़ लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, इसमें ना हमारे पास ये 6 ए के एलिमेंट्स जो हैं उनके हाइड्राइड्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलोरियम के। अब जो इनके हाइड्राइड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड करेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पे, और वो डिपेंड करती हैं साइज़ पे, पोलराइजेबिलिटी पे। तो टॉप टू बॉटम जो है साइज़ बढ़ेगा, इनकी पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ेगी, तो इस लिहाज से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। ठीक है ना, यानी इसका सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका और वाटर का कम होगा। लेकिन इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका सबसे ज़्यादा होगा पहले नंबर पे, यानी वाटर का होगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर इसका होगा, तीसरे पे इसका, और चौथे पे हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक है ना, तो इस लिहाज से इसका ऑप्शन जो है ना वो हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। नेक्स्ट है विच हैज़ हाईएस्ट डीकम्पोजिशन टेम्परेचर। तो डीकम्पोजिशन टेम्परेचर यानी का मतलब ये है कि जो इनमें से स्टेबल कौन सा है, चूँकि जो स्टेबल ज़्यादा होगा उसका डीकम्पोजिशन टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास कार्बोनेट्स हैं सेकेंड एलिमेंट्स के। तो इसमें एक चीज़ याद रखें, चाहे कार्बोनेट्स आ जाएँ, नाइट्रेट्स आ जाएँ, सल्फेट्स आ जाएँ, तो चूँकि ये लार्जर एनाइन होते हैं और इनके साथ जो लार्जर केटाइन है साइज़ कंपेरेबल होने की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो स्ट्रोंशियम जो है ना इसका साइज़ सबसे ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा है, तो कार्बोनेट का मैंने कहा ज़्यादा होता है, तो साइज़ कंपेरेबल होने की वजह से ये स्टेबल भी ज़्यादा होगा। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो डीकम्पोजिशन टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना। उसके बाद है विच ऑक्साइड इज़ मोर बेसिक इन नेचर। तो इनमें बेरिलियम। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जितना एलिमेंट में मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा ना उतना वो बेसिक ज़्यादा होगा। यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड ये तो एम्फोटेरिक है, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक इतना नहीं है, चूँकि ये वीक बेस है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इजीली डिज़ाल्व, ये तो दोनों हैं ही इनसॉल्युबल, ठीक है ना। उसके बाद वैसे बेसिक है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, ये हो गया। फिर बेरियम का ना साइज़ सबसे ज़्यादा है, तो ये अच्छा मेटल है, अच्छे मेटल का ऑक्साइड भी बेसिक ज़्यादा होगा। फ्राम मूविंग टॉप टू बॉटम जी इफेक्ट, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो टॉप टू बॉटम है ना, चूँकि शेल बढ़ता है इसका ना स्लेटर रूल से वो यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाला जाता है एटॉमिक नंबर में से, स्क्रीनिंग कांस्टेंट माइनस करते हैं, तो काफ़ी सारे उसके आगे पॉइंट्स रूल वगैरह हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें ये होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना जो चार्ज है न्यूक्लियस में उसको फील कितना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप पीरियड में तो इंक्रीज़ होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेकिन जैसे हम ग्रुप्स में आते हैं तो उसमें चूँकि शेल भी बढ़ रहा होता है
और शेल के बढ़ने के साथ उसमें मैनेज हो जाता है इतना कि जो हालांकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर पहले बाई 2 यूनिट बढ़ता है, फिर बाई 8 यूनिट, बाई 8 यूनिट, बाई 18 यूनिट, ठीक है ना, हर नेक्स्ट पीरियड में। लेकिन क्या होता है, सेम ग्रुप की बात कर रहा हूँ कि उसमें अगले एलिमेंट जो आएंगे ना, हर अगले पीरियड में एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेकिन उसमें शेल बढ़ जाता है। शेल के बढ़ने के साथ ऑलमोस्ट जो है ना, वो इतना न्यूक्लियर चार्ज का असर नहीं होता और ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो फील करेंगे ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, विच इज़ हाईली आयोनिक इन नेचर। तो इसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है सबसे ज़्यादा आयोनिक इन नेचर होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास इस तरह आते हैं ना, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, और उसके बाद आएगा सिलिकॉन, फिर फास्फोरस। तो ऐसे कोवलेंट नेचर बढ़ती है और आयनिक नेचर कम होती है। तो सोडियम का आयनिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा, सोडियम क्लोराइड का। उसके बाद है विच इज़ नॉट एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है और ये एक अब्सोल्यूट क्वांटिटी भी नहीं है। बस ये पोलिंग ने 1 की 4 मान के तो उससे कंपेयर वगैरह करके ना एलिमेंट्स की कुछ दी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये एक ना एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडिपेंडेंट ऑन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोने सिंपल जैसे देखें ना, Fe+3 है, ठीक है, और Fe+2 है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ जो है वो टेंड करने की, पुल करने की एबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो इस लिहाज से ये तो ठीक है। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो जितना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे ये होता है कि जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये डिटेल से मज़ीद इस पे बात करेंगे, ये आपने पढ़ा होगा स्टिक नेचर ऑफ अल्काइन में। तो जैसे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एसिटाइलिन में sp होती है, और उसका इसी तरह इथीन में sp2 और इथेन में sp3। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इथाइन में सबसे ज़्यादा, उसके बाद इथीन में, और उसके बाद बल्कि फेडरल की बुक अगर आप देखेंगे ना तो उसमें इनकी बाकायदा वैल्यू भी दी हुई है, ये चीज़ वहाँ पे बड़ी डिस्कस की हुई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टॉपिक में ना, और बाउंड एनर्जी, बाउंड लेंथ वाले टॉपिक में जो केमिकल बॉन्डिंग है फेडरल की जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे पास जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो वेरी करती है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट पूछा गया तो इस हिसाब से नन होगा, दोनों पे डिपेंड करेगी ना। द नेचरली अकरिंग एलिमेंट्स विद हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, तो नेचरली अकरिंग एलिमेंट 92 हैं, लेकिन उसमें हमारे पास 1 से लेके 94 तक हैं। इनमें जो 2 एलिमेंट हैं, एक है टेक्नीशियम और दूसरा है परोमीथियम, ठीक है। परोमीथियम जो है ये लेंथेनाइट सीरीज़ का एलिमेंट है, ये सिंथेटिक है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। और टेक्नीशियम जो है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये इनके एटॉमिक नंबर बिलो यानी इसी रेंज में आते हैं 1 to 94 की रेंज में ना। तो ये हमारे पास सिंथेटिक है। तो जो हाईएस्ट होगा जो नेचुरली अक्कर करता है एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर 94 है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ स्मॉलर रेडियाई, तो जो रेडियाई होता है वांडरवाल तो सबसे कम होता है, ठीक है। उसके बाद ये इनका आर्डर याद रख लें, सबसे जो सॉरी वंडरवाल रेडियस ना, ये इसमें हमारे पास स्मॉलर रेडियाई पूछा गया ना, वांडरवाल तो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्रिस्टल रेडियाई और मेटेलिक रेडियाई एक ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये उसके बाद ज़्यादा होता है, कोवलेंट रेडियाई सबसे कम होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है। मेटल एटम जो है ना उसमें यानी इलेक्ट्रॉन कामन पोल से नहीं होते ना, जबकि कोवलेंट बॉन्ड बनते वक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कामन ऑर्बिटल के होते हैं, अट्रैक्शन ज़्यादा डेवलप होगा। तो कोवलेंट बॉन्ड ये भी याद रखना है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। तो स्मॉलर रेडियाई होगा कोवलेंट बॉन्ड का, कोवलेंट फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू मेटेलिक फोर्सेस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे
वीकर फोर्सेस ये तो वैंडर वाल होंगी, ठीक है। पहला नंबर इनका होगा, दूसरा इनका और तीसरा इनका, ठीक है ना, फोर्सेस के लिहाज से। विच आइन इज़ ग्रेटर इन साइज़, तो इनमें हमारे पास ये कौन सा ये सल्फाइड है, ठीक है। ऑक्साइड का तो स्मॉलर ही होगा सेकंड पीरियड से, क्लोराइड है और पोटेशियम है। अब ये हमारे पास जो सल्फाइड हो गया, क्लोराइड, पोटेशियम, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इनमें सभी में इलेक्ट्रॉन तो 18 है, लेकिन पोटेशियम में 19 प्रोटॉन है, बाकी सभी से प्रोटॉन इसमें ज़्यादा है, तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा, साइज़ सबसे कम इसका होगा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पूछा गया, ऑक्सीजन का तो कम है, लेकिन फिर इस लिहाज से फिर सल्फाइड का साइज़ सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना, ये हमेशा याद रखें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में अगर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे पास उसका साइज़ भी ज़्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना साइज़ उसका कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ लीस्ट स्टेबल, ठीक है। तो इनमें से ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना नियॉन के, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ये होगा दूसरे नंबर पे, तीसरे पे ये होगा, चूँकि एल्युमिनियम में ना 3s2 बच जाता है, इसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपने इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल ऑफ पोलिंग बेस्ड ऑन द, तो ये बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से है। इन विच कंपाउंड कार्बन एटम हैज़, तो ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। जितनी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन में एस करेक्टर 50% होता है, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। तो इसका इथाइन होगा, इथाइन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। कॉन्जुगेट बेस ऑफ द विच मॉलिक्यूल इज़ मोर स्टेबल, अब सिंपल है, इसमें कॉन्जुगेट बेस जो है ना एसिटाइलिन का चूँकि देखिए नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बाउंड होगा ना, तो इसका मतलब ये स्टेबल ज़्यादा है। तो सिंपल है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिटाइलिन के केस में ज़्यादा है, तो इसका वहाँ पे ज़्यादा बाउंड है। जैसे आप देखते हैं ना कि नेगेटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा स्टेबल है या यहाँ, तो मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूँ ना कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो इस लिहाज से तो इसका कॉन्जुगेट बेस से ज़्यादा स्टेबल होगा। ये पढ़ा भी होगा कि इसमें इथाइन में एसिडिक नेचर भी एसिडिक नेचर ज़्यादा होती है, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच कैटलिस्ट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेथनॉल, तो इसमें कैटलिस्ट जो यूज़ किया जाता है वो जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ये कैटलिस्ट लेते हैं, या इसको हम इकट्ठा भी लिखते हैं ZnCr2O4, इसको कहते हैं जिंक क्रोमाइट, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन होगा। उसके बाद फेंटन रिएजेंट, ये हम अल्कोहल को अल्डिहाइड में चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। जिगलार नाटा कैटलिस्ट, इसको हम यूज़ करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन की प्रिपरेशन के लिए। और प्लैटिनम को हम कैटालिटिक कन्वर्टर में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको हाइड्रोजनेशन में भी यूज़ करते हैं। ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो है नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन का, वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। कंटेक्ट प्रोसेस में भी वेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जिंक क्रोमाइट होगा। विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन एक्टिनाइड सीरीज, तो इसका थोरियम होगा। इसका तकरीबन होता है कोई 2300 डिग्री सेल्सियस ना। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टाइटेनियम जो है हमारे पास, इसमें हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए ना, इसका फार्मूला होता है n × n+2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। और n यहाँ पे होता है नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे टाइटेनियम है तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, और इसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के बाद लिखूँगा तो वो बनेगी 4s2 3d2, ठीक है ना। अब अगर ये +3 में यहाँ पे जैसे बताया गया, तो 2 एस से जाएंगे, 1 डी से जाएगा, तो पीछे 1 बचेगा, तो 1 के हिसाब से हम देखेंगे। अब n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये 1+2 इसका स्क्वायर रूट, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट आएगा, और यहाँ से तकरीबन ये बन जाएगा 1.73 इसका आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ना एस ब्लॉक के
रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें एस ब्लॉग और उसके बाद इंशाल्लाह पी ब्लॉग। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।